डीप वर्क। चैप्टर 1। गहन कार्य महत्वपूर्ण है। नेट सिल्वर, डेविड हैंसन और जॉन डोयर की सफलता। सन 2012 में चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय महत्व के मौके पर एक सामान्य बात है। हालांकि इस बार मामला जरा अलग था। इस ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 70% से भी ज्यादा था, वेबसाइट के एक विशेष पेज को विजिट कर रहा था, जो अपने आप में हैरानी की बात थी। ऐसा नहीं था कि पेज पर देश की सबसे बड़ी खबर छपी हो या किसी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक की टिप्पणी प्रकाशित हुई हो, बल्कि यह तो एक ब्लॉग पेज था जिसे चलाने वाले का नाम था नेट सिल्वर। वे बेसबॉल के आंकड़ों की गहन जानकारी रखने वाले व्यक्ति थे, पर अब उन्होंने चुनाव के नतीजों का पूर्वानुमान लगाना शुरू कर दिया था। इसके बाद एक साल से भी कम समय के भीतर ईएसपीएन और एबीसी न्यूज ने नेट सिल्वर को एक बड़ा प्रस्ताव देकर न्यूयॉर्क टाइम्स से छीन लिया। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सिल्वर को अपने संस्थान में रोकने के लिए 10 लेखकों का स्टाफ उपलब्ध करने की पेशकश भी की, जो ब्लॉग चलाने में उनकी सहायता करना करता, पर फिर भी बात नहीं बनी। ईएसपीएन और एबीसी न्यूज ने सिल्वर को जो प्रस्ताव दिया था, उसमें उन्हें खेल-कूद से लेकर मौसम तक और नेटवर्क न्यूज सेगमेंट से लेकर एकेडमिक अवार्ड्स के टेलीकास्ट तक हर मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का मौका मिल रहा था। हालांकि नेट सिल्वर का व्यक्तित्व व्यक्तिगत तौर पर तैयार किए गए हाथ से चलाने वाले मॉडल्स के कार्यप्रणाली की कठोरता बहस का विषय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से इनकार करते हैं कि यह 35 वर्षीय डाटा विशेषज्ञ सन 2012 में हमारी अर्थव्यवस्था में एक विजेता बनकर उभरा था। ऐसे ही एक विजेता है डेविड हेनिमियर हैंसन। वे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक सितारे की हैसियत रखते हैं। उन्होंने रूबी ऑन रेल्स नामक वेबसाइट का डेवलपमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया था। यह फ्रेमवर्क ही आज ट्विटर और हुलू जैसी दुनिया की सबसे मशहूर वेबसाइट के लिए आधार का काम करता है। फिलहाल डेविड हैंसन एक प्रभावशाली डेवलपमेंट फर्म बेसकैम्प में साझेदार है, जिसे 2014 तक 37 सिग्नल्स के नाम से जाना जाता था। हालांकि हैंसन अभी बेसकैम्प या अन्य स्रोतों से होने वाली अपनी कमाई या लाभ के बारे में नहीं बात करते, पर उनकी जीवन शैली देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उनके लिए सब आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। तभी तो वे अपना ज्यादातर समय शिकागो, मेलिबू और स्पेन के मार्बेला में कार रेस ड्राइविंग का आनंद लेते हुए बिताते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में एक स्पष्ट विजेता का तीसरा और आखिरी उदाहरण है जॉन डॉयर, जो एक अमेरिकी पूंजी विशेषज्ञ है और सिलिकॉन वैली के एक मशहूर वेंचर कैपिटल फंड क्लीनर पार्किंस एंड बायर्स में साझेदार है। डोयर ने वर्तमान तकनीकी क्रांति को प्रबल बनाने वाली कंपनियों जैसे ट्विटर, गूगल, अमेज़न, नेटस्केप और सन माइक्रोसॉफ्ट को फंड उपलब्ध कराया है। अपने इस निवेश से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
इन शब्दों को लिखे जाने तक जॉन डॉयर की कुल संपत्ति $3 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। नेट सिल्वर, डेविड हैंसन और जॉन डॉयर अपने जीवन में इतने सफल क्यों हुए? इस सवाल के दो जवाब हैं। पहले जवाब को माइक्रो जवाबों की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो इन तीनों के उन व्यक्तिगत संबंधी लक्षणों और रणनीति पर केंद्रित है जिन्होंने इस तिकड़ी को सफल बनाया, जबकि दूसरा जवाब मैक्रो जवाबों की श्रेणी में आता है, जो इन तीनों के व्यक्तित्व से ज्यादा इनके कार्य की प्रकृति पर केंद्रित है। यूं तो ये दोनों ही दृष्टिकोण इन हस्तियों की सफलता के कारणों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, पर मैक्रो जवाब हमारी इस चर्चा के लिए अधिक उचित साबित होंगे, क्योंकि वे हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था से होने वाले फायदे पर बेहतर प्रकाश डालते हैं। अर्थशास्त्री एरिक ब्रिंजोल्फसन और एंड्रयू मैकफी। मैक्रो दृष्टिकोण को समझने के लिए हम दो MIT अर्थशास्त्रियों एरिक ब्रिंजोल्फसन और एंड्रू मैकफी की बात करेंगे, जिन्होंने 2011 में प्रकाशित हुई अपनी प्रभावशाली किताब रेस अगेंस्ट द मशीन में इसका एक महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तुत किया कि तमाम प्रभावशाली घटकों के बीच यह डिजिटल तकनीक का उदय ही है, जिसके चलते श्रम बाजारों में अनअपेक्षित बदलाव आ रहे हैं। इस किताब के शुरुआती हिस्से में ही ब्रिंजोल्फसन और मैकफी स्पष्ट कर देते हैं कि हम एक महान नवीनीकरण की शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से बेहतर हो रही है, लेकिन हमारे कई हुनर और संगठन पीछे छूटते जा रहे हैं। इस तरह पीछे छूटना कई कर्मचारियों के लिए बुरी खबर है। जैसे जैसे मशीनें बेहतर हो रही है, वैसे वैसे मशीन और इंसानी क्षमता के बीच का फर्क कम हो जा रहा है। आज हर क्षेत्र की कंपनियों द्वारा एक नए लोगों को नियुक्त करने से ज्यादा उनकी जगह नई मशीनरी स्थापित करने की संभावना बढ़ती जा रही है। संचार और सहकार्य संबंधी प्रौद्योगिकी में आ रही निरंतर बेहतरी से सुदूर स्थानों पर बैठकर काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इसलिए अब कंपनियां सुदूर स्थानों पर बैठे प्रतिभाशाली लोगों को प्रमुख जिम्मेदारी आउटसोर्स कर रही है, जिससे स्थानीय प्रतिभा को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वैश्विक रूप से देखा जाए तो स्थिति इतनी गंभीर भी नहीं है, जैसा कि ब्रिंजोल्फसन और मैकफी जोर देकर कहते हैं। नवीनीकरण का यह महान युग हर क्षेत्र की नौकरियां कम कर रहा है, बल्कि उन्हें विभाजित कर रहा है। इस तरह नई अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे मशीनें हुनरमंद लोगों की जगह ले रहे हैं या उस हुनर विशेष से जुड़ा काम आउटसोर्सिंग से पूरा करना आसान हो जा रहा है, वैसे वैसे लोगों को नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि नई व्यवस्था में ऐसे भी कई लोग हैं जो न सिर्फ बचे रहेंगे, बल्कि तेजी से प्रगति भी करेंगे, क्योंकि वे अधिक मूल्यवान हो जाएंगे और इसलिए उन्हें पहले की तुलना में अब ज्यादा फायदा होगा। अर्थव्यवस्था की यह नई स्थिति सामने रखने वाले ब्रिंजोल्फसन और मैकफी अकेले नहीं है। उदाहरण के लिए सन 2013 में अमेरिका के वर्जीनिया प्रांत में स्थित जॉर्ज मैसन यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री टाइलर कोवेन ने एवरेज इज ओवर शीर्षक से एक किताब प्रकाशित की, जो डिजिटल डिवाइड की इस मान्यता को दोहरा रही थी।
पर जो चीज़ ब्रिजोल्फ्सन और मैक्फी के विश्लेषण को विशेष रूप से उपयोगी बनाती है वह यह है कि उन्होंने तीन ऐसे विशिष्ट समूहों की पहचान की जो डिजिटल डिवाइड के उछले पक्ष का हिस्सा बनेंगे और इस जटिल मशीनी युग में भारी लाभ कमाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं है कि सिल्वर, हैंसन और डोयर इन्हीं तीन विशिष्ट समूहों से संबंध रखते हैं। तो चलिए इन तीन विशिष्ट समूहों पर चर्चा करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि ये अचानक इतने मूल्यवान